ज़ॉम्बी फंगस क्या काम करती है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी भी चीज को ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर देती है। फर्स्ट फिगर में थोड़ा सा बर्ड डेवलप हुआ, सेकंड फिगर में वो और बड़ा हो गया, थर्ड में और बड़ा हो गया, और फोर्थ में बिल्कुल बड़े होके वो डिटैच हो गया पेरेंट बॉडी से। हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 8 रिप्रोडक्शन, जिसकी थोड़ी सी ग्लिम्सेस आप देख चुके हैं कि किस तरह से हम ये चैप्टर करने वाले हैं। जैसा कि हमने केमिस्ट्री में भी किया था कि बिल्कुल अलग तरीके से केमिस्ट्री को पढ़ा था कि थ्योरी के साथ साथ एक्सपेरिमेंट भी किए थे हमने, जो कि कहीं और नहीं देखे थे। तो बायो में भी कुछ ऐसे यूनिक वे हम लेके आए हैं कि बायो में एक्सपेरिमेंट तो ज्यादा नहीं होते हैं, पर बायो में होते हैं डायग्राम्स। तो छोटे छोटे डायग्राम्स और छोटी छोटी क्लिप्स के द्वारा या उनके थ्रू मैं आपको ट्राई करूंगा कि और बेटर वे में आप बायो को भी समझ सके, और जो थोड़ी बोरिंग सी लगती है उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की ट्राई करेंगे। सो विद दिस इज मी मनोज, यू आर वॉचिंग बोर्ड एंड मार्कर। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अब जो भी हम चैप्टर करेंगे वो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि 10th क्लास का या सीबीएसई ने सिलेबस 30% रिड्यूस कर दिया है। तो रिड्यूस सिलेबस को हम हटा के सिर्फ आप लोगों के लिए जितना जरूरी है उतने की मैं वीडियो बनाने वाला हूं। तो इसलिए आप जरूर मेरे साथ जुड़े रहें। तो ये सिलेबस है, ये देख सकते हैं, और चैप्टर 8 से जो कि रिप्रोडक्शन है, इससे कोई भी डिलीशन नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास चैप्टर में आता है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन होता है कि जब कोई इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनिज्म अपनी एग्जैक्ट कॉपीज या अपनी कॉपीज बनाते हैं, उनको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। जैसे एक डॉग है, उसने पपीज दिए, फिर और पपीज हुए, फिर उनके पपीज होते गए, तो उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ह्यूमंस में भी होता है, छोटे से छोटे बैक्टीरिया में भी होता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैं कई बार बोलता हूँ, नेचर सब चीज को बैलेंस बना के रखती है। तो रिप्रोडक्शन भी नेचर की ही बनाई हुई चीज है, क्योंकि स्पीशीज का सर्वाइवल जरूरी होता है। कोई स्पीशीज कब सर्वाइव कर पाएगी? मान हो सकता है किसी ऑर्गेनिज्म की उम्र 100 साल हो, 200 साल हो, 300 साल भी हो, पर कभी तो जाके वो खत्म हो जाएगा। तो उसकी स्पीसीज का क्या होगा फिर? तो उसकी स्पीसीज कभी खत्म ना हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं, ताकि और इंडिविजुअल बनते रहे और जो खत्म होते जा रहे हैं उनकी रिकवरी होती रहे। और हेरिडेटरी ट्रांसमिशन का एक ब्रिज होता है, जैसे कि हम एप से इवॉल्व होके यहाँ तक आ गए हैं, तो वो सब ट्रांसफर होते होते हमारे अंदर आया, तभी हम इतने इवॉल्व हो गए, जो कि आज भी हो रहे हैं। आज भी हमारे ब्रेन और शार्प और स्मार्टर होते जा रहे हैं। जैसे मैं हूं तो मेरे से स्मार्ट आप लोग होगे, क्योंकि मेरे से नेक्स्ट जनरेशन में आप लोग हो, और आपके जो आगे वाली जनरेशन होंगी तो वो और ज्यादा स्मार्टर होती जाएंगी। तो इस तरह से ही चलता रहता है। पर ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती रहे, इसके लिए रिप्रोड्यूस करना जरूरी है। नहीं तो हमारी स्पीसीज खत्म होगी, कोई और नई स्पीसीज आएगी, उसको फिर से जीरो से ग्रो करना पड़ेगा। तो इसमें एक चीज आती है इंपॉर्टेंट, जो कि होती है डीएनए कॉपिंग। रिप्रोडक्शन, जैसे हम हैं, हम अपने पेरेंट्स जैसे क्यों दिखाई देते हैं? है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं, पर थोड़े बहुत हम उनके जैसे दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं का डीएनए हमारे अंदर है, उन्हीं के डीएनए कॉपी होके हमारे अंदर आया है। इसलिए आप जनरली देखोगे, जैसे हाइट का बहुत लोगों को इश्यू होता है। हाइट के आपने बहुत सारे तरीके पढ़े होंगे, ये लटकने से, स्विमिंग करने से, फलाना 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 करने से हाइट गेन होती है। ठीक है, अब मैं आपकी हाइट नहीं जानता हूं, पर मैं एक चीज जानता हूं, अगर आप 15, 16, 17, 18 एज के आसपास हैं, तो लगभग जो बॉयज हैं अपने, वो फादर की हाइट के आसपास हो चुके होंगे, या उनसे 1, 2, 3 इंच फालतू होंगे। ठीक है, जनरली 90% केसेस में ऐसा ही होगा। तो ये हाइट, वेट, ये सब हमारे जीन्स में रहता है। कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी वेट पुट ऑन करते हैं, क्योंकि वो जेनेटिकली ऐसे बने हैं। कुछ लोग हाइट बहुत ज्यादा होते हैं, तो ज्यादातर उनके घर वालों की भी हाइट ज्यादा ही होगी। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। हमेशा क्यों नहीं होता है, उसका भी रीजन नेक्स्ट पेज पे आएगा। पहले समझ लेते हैं डीएनए कॉपिंग है क्या और क्यों जरूरी होती है। डीएनए एक तरह से हमारी बॉडी का ब्लूप्रिंट होता है। जैसे अगर हम कोई बिल्डिंग बनाने जाएं तो उसका नक्शा बनाते हैं, ऐसे ही जब हमारा एक सिंगल स्पर्म से बनते हैं हम, बहुत छोटा सा सेल होता है जो दिख भी नहीं सकता, उसे क्या पता कि हमारी दो आंखें बननी है या एक नाक बननी है? कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि दो नाक इधर लगी हो और एक आंख इधर लगी हो बीच में? ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके पास एक डेटाबेस होता है पूरा, कि इस तरह से मेरे को ग्रो होना है, इस टाइम पे ये चीज ग्रो करनी है, और सारी डेटा उसके पास होता है। तो यही डेटा जो की कलेक्शन को बोलते हैं डीएनए कॉपिंग, जो मदर और फादर दोनों से आता है। 23 पेयर्स होते हैं, यानी 46 क्रोमोजोम हमारे अंदर होते हैं। 26 मदर से आते हैं, 26 फादर से आते हैं। तो इसलिए डीएनए कॉपिंग जरूरी होती है हमारा एक बॉडी स्ट्रक्चर बनने के लिए।
अब जो मैंने बताया था कि हर में डीएनए कॉपिंग नहीं होती या सबकी हाइट बराबर नहीं होती, तो क्यों नहीं होती? क्योंकि डीएनए वेरिएशन भी होता है। डीएनए कॉपी हमारा मदर फादर से हुआ, तो क्या हम एग्जैक्ट अपने फादर या मदर जैसे लगते हैं? कभी नहीं लगते। इवन आइडेंटिकल ट्विंस भी एक जैसे नहीं होते, उनकी रेटिना और फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं। तो दो पर्सन कभी भी सेम नहीं होते हैं। क्यों? वेरिएशन के ही कारण। अब ये वेरिएशन जरूरी भी है और कई बार थोड़ा बहुत नुकसान भी कर देता है, वैसे जरूरी ज्यादा है। बहुत ज्यादा वेरिएशन होने का क्या मतलब हुआ कि जो डिफॉर्मिटीज आती हैं, जो कुछ स्पेशल चाइल्ड्स पैदा होते हैं या अपंग या अपाहिज पैदा होते हैं, तो वो भी एक तरह का वेरिएशन ही है कि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर अच्छे से कॉपी नहीं कर पाई, डीएनए कॉपी नहीं हो पाया, इसलिए वो सही से या हाथ नहीं बनाया, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस टाइम पे वेरिएशन हार्मफुल हो जाता है। पर वेरिएशन के फायदे भी हैं। फायदे किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है, फायदे पूरी स्पीसीज के लिए हैं या पूरे नेचर के लिए रहते हैं। कैसे? जैसे कि एक सबसे बड़ा एग्जांपल, करंट का एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जो कि है कोरोना वायरस का। आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना वायरस से पूरा वर्ल्ड इफेक्टेड है। यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज या जो उधर की कंट्रीज हैं, वहां पे डेथ रेट बहुत ज्यादा है, पर इंडिया में कम है। ये वेरिएशन के कारण। आपने अपने आसपास भी कुछ एग्जांपल्स देखे होंगे, आई होप श्योर, कि कुछ किसी को कोरोना हुआ, वो 1 2 3 दिन में, हफ्ते भर में ठीक हो गया और उसको बिल्कुल पता भी नहीं लगा था कि आपको कोरोना हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये क्यों? ये वेरिएशन के ही कारण। ऐसा वेरिएशन क्यों आता है? हो सकता है मैं किसी बीमारी के लिए इम्यून हूँ, जैसे कोई पर्सन है कोरोना के लिए इम्यून है, हो सकता है उसको डेंगू से ज्यादा इफेक्ट हो, क्योंकि डेंगू के मच्छर काटते तो लगभग सभी को है, पर होता सबको नहीं है। ठीक है, क्योंकि इम्यून होते हैं हम कुछ लोग। ठीक है ना। हो सकता है किसी को खांसी जुकाम जल्दी होता हो, पर वो किसी बड़ी बीमारी से लड़ सके। तो ये इम्यूनिटी वेरिएशन के ही कारण होती है। तो इससे क्या इंश्योर होता है कि इन फ्यूचर भी कोई कोरोना से भी बड़ी बीमारी आती है या कुछ भी मास एक्सटिंक्शन होता है, तो कुछ इंडिविजुअल जरूर होंगे जो उस चीज को सरवाइव कर जाएंगे। उससे क्या होगा कि एक स्पीशीज के कम चांसेस हो जाते हैं पूरी तरह से वाइप आउट होने के। तो ये फायदा होता है वेरिएशन का। वेरिएशन के बाद अब डायरेक्टली चलते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पे। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक पेरेंट होगा। ये ज्यादातर बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमीट फॉर्म नहीं होगा। अब मेल और फीमेल ही नहीं है तो गैमीट कहाँ से फॉर्म होंगे? जैसे कि मेल में स्पर्म होता है ह्यूमंस में और फीमेल में एग होता है, उन्हीं के फ्यूजन से एक बेबी बनता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स होते हैं। थर्ड पॉइंट है प्रोजेनी इज आइडेंटिकल टू पेरेंट। जो अब अगर मान लो एक पेज में लूं जिसपे एक फोटो बनी हुई है, उसकी मैं फोटो कॉपी कर दूं, तो वो एग्जैक्ट कॉपी होगी? बिल्कुल होगी। पर वहीं पे मैं दो चीज लूं, दो चीजों से मिला के कोई चीज बनाऊं, तो क्या वो बिल्कुल किसी एक के कॉपी हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती, है ना। दो इमेजेस को मिला के मैंने एक इमेज बनाई, दोनों की कॉपी की, तो वो दोनों के कभी भी सेम नहीं होगी, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस ऑब्वियसली आएगा। तो इसमें वेरिएशन के ज्यादा चांसेस रहते हैं और जो कि फायदा भी करता है हम लोगों को, और हम कभी भी इसलिए सिमिलर 100% नहीं होते हैं। अब चलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की तरफ, जो कि है डिफरेंट फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यही इस वीडियो का मेन टॉपिक है आज का, कि अलग अलग तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ने वाले हैं और उनको देखेंगे कि उनमें एक्चुअल में होता क्या है, और देखते हैं कि ये जो एसेक्सुअल मेथड अपना रहे हैं, क्या इनको फायदा है या नुकसान है हमसे। ठीक है। तो सबसे पहला है इसमें फिजन। एक चीज से दो चीजें टूट के बने तो उसको फिजन बोलते हैं, जैसे कि बॉम्ब में भी होता है। ठीक है ना। तो वही फिजन अमीमा में भी होता है या और किसी सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है। अगर एक से दो बने तो उसको बाइनरी फिजन बोलते हैं। बाइनरी क्यों? क्योंकि जैसे बाइनरी हमको कंप्यूटर में भी पता है, 0 और 1 से मिलके बाइनरी लैंग्वेज बनती है। तो अमीबा में अगर देखें, एक अमीबा होता है, ये ब्रेक होना स्टार्ट होता है। इसका डायग्राम में सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखनी है, बाकी आपके लिए बहुत आसान होगा, कि जब भी डिवाइड करोगे तो पहले न्यूक्लियस को डिवाइड करना शुरू करेंगे। ये देख रहे हो, पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, फिर जाके इसका साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन अलग होती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना बस। तो ये हो जाता है बाइनरी फिजन इन अमीबा, क्योंकि एक से दो, फिर दो से चार, चार से आठ, इस तरह से बनते हैं। मल्टीपल फिजन में क्या होता है? मल्टीपल फिजन में एक पेरेंट सेल है, एक पेरेंट सेल से
के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए डिवाइड होके, मतलब एक के अंदर भरते जा रहे हैं न्यूक्लियस भरते जा रहे हैं, फिर वो एकदम से सिस्ट उसकी या मेम्ब्रेन ब्रेक होती है और उसके अंदर से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल निकल जाते हैं। ये किस में होता है? प्लाज्मोडियम में होता है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आता है बडिंग। बड मतलब अंकुर फूटना, तो ये हमने वैसे भी देखा हुआ है, इसमें हाइड्रा वगैरह का एग्जांपल देखेंगे, पर अंकुर फूटते हम सभी ने देखा हुआ है, स्पेशली किसमें? ब्रायोफाइलम टाइप के प्लांट्स में भी होता है और कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में होता है। ब्रायोफाइलम जैसे कि हम ये देख सकते हैं, एक तरह का पौधा है, इसमें क्या हो रहे हैं, ये लीव्स के ऊपर दोबारा लीव्स बनती जा रही हैं, ये बन रही है लीव्स से लीव्स बनती गई, तो ये क्या होगा? बड बन रहा है इसमें, या अंकुर फूट रहा है। तो ये बड जब ग्रो होता जाता है तो अपने आप ही ये क्या होगा? डिटैच हो जाता है। डिटैच यानी अलग हो जाएगा, अलग होके ये दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे और फिर इस तरह से ये बड बढ़ते जाते हैं। जैसे कि हाइड्रा में भी देख सकते हैं हम, इधर फर्स्ट फिगर में थोड़ा सा बड डेवलप हुआ, सेकंड फिगर में वो और बड़ा हो गया, थर्ड में और बड़ा हो गया और फोर्थ में बिल्कुल बड़े होके वो डिटैच हो गया पेरेंट बॉडी से। जो डिटैच हो रहा होता है उसको डॉटर सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर था बडिंग। बडिंग के बाद आता है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन एक पेज पे इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों कुछ कुछ सिमिलर होते हैं, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है दोनों प्रोसेस में, इसलिए दोनों को हम साथ में देखेंगे। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गेट फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉलर पीसेस, मतलब छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड होना और उन पीसेस का ग्रो हो जाना। रीजनरेशन क्या होता है? रीजनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग बैक लॉस्ट ऑर्गन, और एक पार्ट से हम दूसरा पार्ट उग जाए। तो इसमें फर्क क्या हुआ? दोनों कटी हुई चीजों से पूरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है या फिर वो चीज दोबारा ग्रो हो रही है, तो इसको रीजनरेशन बोलते हैं। डिफरेंस इतना है बस कि एक एक्सीडेंटल होता है और एक नेचुरल होता है। जैसे कि अगर फ्रेगमेंटेशन में हम देखें, ये स्पाइरोगायरा का डायग्राम है, तो ये जब ग्रो हुआ तो अपने आप ही अलग अलग सेक्शंस में ये ग्रो हो गया। जैसे जैसे ये बड़ा होते गया इसके सेक्शन ब्रेक हुए, इधर से ये ब्रेक हुए और एक से ही मान लो 7-8 ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो गए। इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। प्लानेरिया और हाइड्रा में भी होता है। तो हाइड्रा में बडिंग भी होता है, फ्रेगमेंटेशन भी होता है, रीजनरेशन भी होता है। अब रीजनरेशन देख लेते हैं क्या होता है। रीजनरेशन जैसे कि स्टारफिश अगर हम देखें, रीजनरेशन बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। जैसे कि लिजर्ड हम सभी ने देखी हुई है, उसकी पूंछ आ जाती है, पर पूंछ से क्या दोबारा छिपकली आ पाती है? पर कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता भी है। जैसे कि अगर ये स्टारफिश हम देखें, इसकी मान लेते हैं ये वाला लिम्ब कट गया था, ठीक है, तो ये लिम्ब कट के अलग हुआ और ये जो कटा हुआ लिम्ब था, इसका लिम्ब तो दोबारा आ गया, लिम्ब यानी इसका एक पैर फिर से वापस आ गया। पर अगर हम देखें जो कटा हुआ पैर है उससे भी क्या है, एक नई स्टारफिश बन रही है। तो ये कितना नेचुरल का ब्यूटीफुल प्रोसेस होता है कि एक कटी हुई चीज से भी पूरा ऑर्गेनिज्म दोबारा ग्रो हो गया। मतलब अगर हमारे अंदर ऐसा हो जाए तो हमारी ऐसे फिंगर कट गई तो फिंगर दोबारा आ जाए, पर फिंगर से भी पूरा ह्यूमन उग जाए दोबारा, तो सोचो कितना इंटरेस्टिंग प्रोसेस हो सकता है। पर हम बहुत बड़े ऑर्गेनिज्म है, हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हमारे अंदर ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही हाइड्रा में भी था। अगर हाइड्रा को हम टुकड़े टुकड़े करके 3-4 पीसेज में काट देंगे तो वो हर पीसेज से, मतलब अगर सर है तो सर के नीचे धड़ और टेल आ जाएगी, अगर टेल है तो ऊपर का पोर्शन आ जाएगा, अगर मिडल पोर्शन है तो हेड और टेल दोनों उग जाएंगे। तो ये होता है रीजनरेशन। डिफरेंस याद रखना कि फ्रेगमेंटेशन अपने आप मेच्योरिटी के बाद अपने आप ब्रेक हो जाता है और रीजनरेशन में एक्सीडेंटली या कोई वैसे कट करे तब होता है ऐसा। सबसे लास्ट में हमारे पास है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स हमने देखे भी हुए हैं, सभी ने देखे हुए हैं, अगर नहीं याद तो थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा तो याद आ जाएगा आपको। तो स्पोर्स में क्या होते हैं, एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसमें स्पोर्स बनते जाते हैं पैकेट जैसा, और जब बहुत ज्यादा इनफ स्टोर हो जाते हैं उसमें स्पोर्स, तो वो बर्स्ट होता है और फिर वो स्पोर्स जगह जगह फैल जाते हैं। तो इससे क्या हुआ, वो हवा से पानी से किसी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर चिपक के दूर दूर तक चले जाते हैं। तो इस तरह से कोई प्लांट या ऑर्गेनिज्म अपने बीज दूर दूर तक फैला सकता है। जैसे कि इसमें मशरूम, फंगस ये सब करते हैं ऐसा। अगर इसमें पहले एंड की फिगर दिख रही होगी, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो बाद में बताता हूँ, पहले ये देखते हैं मशरूम का। तो मशरूम में हम देखे नीचे स्पोर्स बने, स्पोर्स से ये सीड अलग हो गए प्लस माइनस के, ये आगे जाके स्पोर्स ग्रो हाई, इसमें से और पोर्शन ग्रो हुआ, और थर्ड में ये कहीं पे जाके अटैच हो गए। अटैच हो गए तो जैसे ही अटैच हुए इनके ऊपर ये बल्ब जैसा स्ट्रक्चर फिर से उगने लग गया, ये फिर से ग्रो करेंगे, इसमें से मशरूम निकलेगा बल्ब जैसे स्ट्रक्चर में से, और उस स्पोर से ये
पूरा ग्रो हो जाएंगे और फिर इनकी साइकिल कंटिन्यू होती रहेगी। ठीक है, तो ये था स्पोर फॉर्मेशन। और भी में ऑर्गेनिजम्स में होता है, और कहाँ होता है, जैसे आंधी जब आती है तो कॉटन के बॉल जैसे या कॉटन बॉल उड़ते हुए आते हैं, जिसको बूटे पापा भी बोलते हैं हम लोग, तो वो भी क्या होते हैं, एक तरह के स्पोर से होते हैं। तो सोचो कहाँ पे होंगे, वो कई 100 किलोमीटर दूर भी जा सकते हैं हवा के साथ। तो इससे ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल भी कर लेता है और अपने बीजों को फैला भी देता है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो एंट हमको दिख रही है और इसके ऊपर जो ये पेड़ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है और क्या फैक्ट है। तो ये जो फंगस इसके ऊपर हमें दिख रही है, ये है एक ज़ॉम्बी फंगस। ज़ॉम्बी फंगस क्या काम करती है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी भी चीज को ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर देती है। हमें नहीं कर पाएगी पर इंसेक्ट्स को जरूर कर देती है। वो कैसे? ज़ॉम्बी फंगस भी रिप्रोड्यूस करती है स्पोर्स के थ्रू, और वो स्पोर्स मान लो किसी एंट या इंसेक्ट्स को जब इन्फेक्ट करते हैं तो वो स्पोर वो क्या करते हैं, उसके ब्रेन पे कंट्रोल कर लेते हैं और वो फोर्स करते हैं कि उस एंट को कि वो ऊपर 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 ट्रेवल करे, और अल्टीमेटली जाके वो कीड़ा या एंट जो है वो मर जाती है, जैसे कि इस एंट के साथ भी हुआ। अभी एंट जैसे ही मरी या वो इंसेक्ट जो भी मरेगा तो वो क्या होगा, कुछ टाइम बाद उसके हेड से ऐसे ये फंगस ग्रो होने लग जाएगी उसके सिर को फाड़ के। ठीक है, तो देखा नेचर कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है और कितने ही ऐसी चीजें हैं जो हमें अमेज कर सकती हैं। अगर ये फैक्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, अगर आपको आगे भी ऐसे फैक्ट जानते रहना है अपनी पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि पढ़ तो थ्योरी हम लेंगे ही, पर एक दो अच्छी चीजें अगर हम सीख लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। जैसे मैं भी वीडियो में देखते होगे आप लोग कुछ ना कुछ नया सीखते रहता हूँ। सो विद दिस इज मी मनोज साइनिंग ऑफ। यू वर वॉचिंग बोर्ड एंड मार्कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। We'll go through the wastelands, through the highways.